तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद जो फ्रिक्शन का जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी प्रेजेंट हो। इट एक्ट्स when there is no relative motion between two surfaces in contact. क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रिक्शन आता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है ना। बट देयर शुड बी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact. कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव मोशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि एक ब्लॉक है, इसको हमने ग्राउंड सरफेस पर ऐसे रख दिया है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा इस पर, है ना। तो अभी जो है इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ना ही इसमें रिलेटिव मोशन है, ना ही रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। ब्लॉक एट रेस्ट, देयर इज no relative motion or there is no tendency of relative motion, so there is no friction। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक, ये ब्लॉक जो है फिर से रेस्ट पर है, लेकिन अब एक फोर्स लग रहा है, तो ये कहा जा सकता है ब्लॉक एट रेस्ट बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। सो static friction will act on the block, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक में इधर स्लिप होने की टेंडेंसी आ गई, है ना, उसकी इच्छा हो रही है फिसलने की, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि पीछे से धक्का दिया जा रहा है। तो टेंडेंसी आ गई, तो टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स यहाँ आया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, इसीलिए ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर बना हुआ है, खिसक नहीं रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब रिलेटिव मोशन नहीं हो, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ रिलेटिव मोशन भी नहीं है और टेंडेंसी भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन always opposes
the tendency of opposes the tendency of relative motion। है ना। तो यहाँ पर हमेशा सोचना है कि टेंडेंसी कब आएगा। टेंडेंसी जब आता है तब आता है जब कोई फोर्स लगाया जाए, कोई ड्राइविंग फोर्स लगाया जाए, है ना। तो इस तरह से फोर्स लगाने से रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आती है, और जब टेंडेंसी आती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब ये जो पॉइंट है ये हेल्प करता है स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने में। तो ये हम लोग पॉइंट इसलिए याद रखेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट टू डिटरमाइन the direction of static friction। ठीक है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा लेते हैं कि दो ब्लॉक है अपने पास, एक ब्लॉक हो गया ये और उसके नीचे हो गया दूसरा ब्लॉक। ठीक। अब ये जो दोनों ब्लॉक है ये दोनों इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। ये A है, ये B है। ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा वाला भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आप देखेंगे कि क्या इनमें रिलेटिव मोशन है, तो हम कहेंगे कि नहीं है। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ठीक। तो अभी इनके बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा करा जाए कि B वाले पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया हमने, है ना, इसको कहा जाता है ड्राइविंग फोर्स। एक फोर्स लगाया हमने, तो आप क्या देखेंगे कि जो ब्लॉक B है उसका जो है पीछे की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी आ जाएगी, है ना। यानी उसकी इच्छा हो रही है रुकने की, अब स्लो होने की, जबकि A में कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई फोर्स नहीं उस पर। तो जब B में स्लो होने की टेंडेंसी आई, या यूं कहें कि उसकी A के रिलेटिव पीछे जाने की टेंडेंसी आ गई, है ना। तो A के रिलेटिव पीछे जाने की टेंडेंसी आ गई तो B में जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा, है ना। तो when force F is applied, block B has, या कह सकते हैं कि block B gets tendency to move backward relative to ब्लॉक A। क्योंकि ब्लॉक A पर कोई फोर्स नहीं है तो वो सीधा चलना चाहेगा, जबकि B पर एक पीछे फोर्स लगने लगा तो ये रुकना चाहेगा। इसलिए A के रिलेटिव जो B है, B में पीछे जाने की टेंडेंसी आ गई। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, और कह सकते हैं सो डायरेक्शन ऑफ static friction on block B will be opposite to tendency of relative motion, means towards right ना। देखेंगे कि इसकी टेंडेंसी रिलेटिव मोशन की है लेफ्ट में, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा,
तो यहाँ पर एक फिगर बना करके हम लोग इसको दिखाते हैं। तो जैसे ये हो गया ब्लॉक ए और ये हो गया ब्लॉक बी, तो जो बी है इसमें पीछे जो है टेंडेंसी है पीछे की तरफ, और इसलिए इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ, और ए में फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। ये दो सरफेस है तो दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल और अपोजिट लगता है। तो इस तरह से हमें जब भी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना हो तो टेंडेंसी चेक करना पड़ेगा, और टेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, जो ड्राइविंग फोर्स होगा उसके हिसाब से, है ना। सो टू फाइंड द tendency of relative motion, look on ड्राइविंग फोर्स। मतलब ड्राइविंग फोर्स जो है वही डिसाइड करता है कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी किधर होगी, ठीक है, और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए अपने, 2 पॉइंट्स हो गए ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is given by F maximum is equal to mu s into n। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमने निकाला था म्यू के इंटू एन, वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो होता है म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and n is normal reaction between two surfaces in contact, ठीक। तो जिस तरह से हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू निकाले म्यू के एन करके, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं म्यू एस एन। तो म्यू एस एन जो है ये कहा गया कि मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इसका जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो म्यू एस एन से कम भी हो सकता है। तो ये कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ static friction may have any value between 0 to mu s n, है ना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक। 0 भी हो सकता है और म्यू एस एन भी हो सकता है, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन
static friction has self-adjustable nature, self-adjustable nature। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो प्रॉपर्टी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यही डिसाइड करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना होगा। ठीक है, तो पहले इस नेचर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर कोई एक बड़ा सा अलमीरा दिया गया है ना। ये है एक अलमीरा है। इस अलमीरे का जो मास है वो है 60 kg और यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये दिया गया है 0.5। ठीक, अब एक आदमी है जो कि इस अलमीरा को खिसकाना चाहता है ना। तो ये जो आदमी है ये इस अलमीरा को खिसकाना चाहता है इस तरह से, तो ये फोर्स लगा रहा है। अगर हम यूं कहें कि ये आदमी इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बताएं कि फ्रिक्शन फोर्स इस अलमीरा पर कितना लग रहा होगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एफ मैक्सिमम जो होगा वो होता है म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पर जो एन आएगा, जो नॉर्मल आएगा, वो आप देखेंगे कि इस अलमीरा के वेट के इक्वल होगा। तो म्यू एस का वैल्यू है 0.5 और जो नॉर्मल होगा उसके mg के इक्वल होगा 60 इंटू जी, यानी कि 300 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब आप ये सोचें कि जब ये आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अलमीरा पर, तो क्या अलमीरा खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, है ना। अगर ये कहें कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अचानक 300 लगने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स पर या अलमीरा पर पीछे की तरफ लगेगा, इधर, है ना, पीछे की तरफ लगेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वो 300 है और आदमी सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 300 का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। अदरवाइज क्या होगा, आदमी खुद ही पीछे आदमी को धक्का लग जाएगा, है ना। यूं कहें कि आदमी धक्का लगा रहा था अलमीरा को और उल्टा क्या होने लगेगा कि अलमीरा धक्का लगाने लगेगा आदमी को, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 300 नहीं आकर के सिर्फ 20 न्यूटन का, सिर्फ 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आएगा। वो इसलिए क्योंकि अलमीरा अभी खिसकेगा ही नहीं। जब आदमी 20 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन का आएगा और अलमीरा नहीं खिसकेगा। ऐसा मान लेते हैं कि 2 आदमी लग गए, तो 2 आदमी लग करके 40 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 40 न्यूटन का लगेगा, है ना। तो जितना आदमी फोर्स लगाएगा, कुल आदमी मिल करके फोर्स लगाते रहेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि 15 आदमी लग गए, तो 15 आदमी, हर आदमी 20-20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा? जो ड्राइविंग फोर्स आएगा वो आएगा 15 इंटू 20 यानी कि 300। जब 15 आदमी लग जाएंगे तो कुल मिलाकर के 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, है ना। अब 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी जो होगा वो भी 300 हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अगर आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 20 हो गया। जब आदमी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी 40 हो गया। जब आदमी 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 60 न्यूटन का हो जाएगा। जब
15 आदमी मिलकर के 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 300 हो जाएगा और मिलर नहीं खिसकेगा। लेकिन जैसे ही कोई और मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई जैसे रैट आ गया, रैट आकर के धक्का लगाया, वो भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा देता है, तो कुल ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 300 प्लस 1 न्यूटन, यानी अब 301 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स है। ठीक, तो अब फ्रिक्शन फोर्स जो है अब 301 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है 300। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अलमीरा खिसक जाएगा, है ना। अब ड्राइविंग फोर्स 301 बड़ा हो गया फ्रिक्शन फोर्स से, तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, तब तक एडजस्ट कर रहा था जब तक कि उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच गया। लेकिन उसका जो मैक्सिमम वैल्यू था 300, उससे ड्राइविंग फोर्स बढ़ते ही अलमीरा खिसक गया, है ना। तो 15 आदमी लग करके नहीं खिसका सके अलमीरा को। जैसे ही एक चूहा आया, 301 न्यूटन का फोर्स लगा और अलमीरा खिसक गया। ठीक है, तो ये जो नेचर है फ्रिक्शन का, इसको कहा जाता है सेल्फ एडजस्टेबल नेचर। मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितना ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही फोर्स लगेगा, है ना, तब तक जब तक कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती है। एक बार मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब हम ड्राइविंग फोर्स कितना भी बढ़ा लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही बना रहेगा, मैक्सिमम ही बना रहेगा, है ना। तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का एडजस्टेबल नेचर। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होता है? तो ये जो 6th पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा कहा जा सकता है, ये होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है वो ऑब्जेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में जो ड्राइविंग फोर्स होगा उसके हमेशा इक्वल आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये अभी यहां पर देखने में आया। हमने अगर 0 फोर्स हम लगाएंगे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 20 न्यूटन का भी आएगा, 40 लगाएंगे तो 40 आएगा, 300 लगाएंगे तो 300 आएगा। लेकिन 301 लगाएंगे तो 301 नहीं आएगा। तो क्या ये रूल गलत हो गया? नहीं। जब हम 301 लगाएंगे तो एक्चुअली में अलमीरा खिसक जाएगा, और जब खिसक जाएगा तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा नहीं, उसके बाद काइनेटिक बन जाएगा, है ना। तो जब तक स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक तो यहीं तक रहेगा 300 तक, और जब तक स्टैटिक रहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के इक्वल है ना। जैसे ही हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स लगा दिया तो वो स्लिप कर जाएगा, और उस केस में हम लोग ये वाला रूल लगाना ही नहीं है, क्योंकि तब फ्रिक्शन स्टैटिक रहा ही नहीं, इसलिए ये रूल नहीं लगाएंगे। ये रूल तब तक लगाएंगे जब तक ये स्लिप नहीं होता है, यानी जब तक ड्राइविंग फोर्स 300 या 300 से छोटा रहेगा। ठीक, तो ये 6th पॉइंट भी वैलिड है, हमेशा वैलिड है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें सीखना होगा कि जो नेट ड्राइविंग फोर्स है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि नेट ड्राइविंग फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस इन contact is the resultant of
the resultant of all the forces acting, all the forces excluding friction, all the forces excluding friction acting on the object with respect to the surface in कांटेक्ट। ठीक है, तो जब भी नेट ड्राइविंग फोर्स निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ करके। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा मान लिया जाए कि अपने पास यहाँ पर एक वर्टिकल वाल है ना, एक वर्टिकल वाल है और यहाँ पर एक 5 kg का ब्लॉक है। इधर से हमने एक नॉर्मल फोर्स लगाया है और ये फोर्स है 100 न्यूटन का। ठीक, यहाँ पर जो म्यूएस है वो दिया गया है 0.6। ठीक, अब ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हमने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का। ठीक, तो अब यहाँ देखें कि इस mg ब्लॉक पर, ये जो 5 kg का जो ब्लॉक है उस पर नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लगेगा। तो अब देखेंगे कि जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं चल सकता है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर से भी फोर्स लगेगा नॉर्मल, जो कि 100 न्यूटन का होगा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं चलेगा, नीचे इस पर एक फोर्स आएगा इसका वेट के इक्वल, जो कि 50 न्यूटन का होगा। अच्छा, अब देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे फोर्स ज़्यादा है तो इसमें नीचे खिसकने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ऊपर। ठीक, तो हमने कहा कि नेट ड्राइविंग फोर्स इसमें अगर निकालना हो, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा इसमें, तो देखेंगे कि ये 100 और ये 100 तो कैंसिल हो गए, फिर ये 20 और ये 50 का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन को छोड़ देना है ना। इसमें कहा गया कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन, जितने भी फोर्स लग रहे हों, यानी कि नॉर्मल फोर्स ये जो लग रहा होगा 100 न्यूटन का, ये 100 कैंसिल हो गए, ये 50 और ये 20, सबका रिजल्टेंट निकालना है सिर्फ F को छोड़ करके। तो रिजल्टेंट जो आएगा 50 माइनस 20, 30 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर हमें ये पता करना हो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले हम पता करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और वो होना चाहिए म्यूएस इंटू एन। म्यूएस दिया गया है 0.6 और एन का वैल्यू है 100, यानी कि 60 न्यूटन। तो देखेंगे कि यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, यानी ये ब्लॉक खिसकेगा ही नहीं। जैसा कि अभी हमने क्या कहा था अलमीरा में, इस अलमीरा में जब तक 300 मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का, हम जब तक 300 से कम फोर्स लगाएंगे तो ये अलमीरा नहीं खिसकेगा, है ना। नहीं खिसकेगा यानी फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, और जब स्टैटिक रहेगा तो हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही उधर से फ्रिक्शन फोर्स लगता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, ड्राइविंग फोर्स कम है, तो कह सकते हैं ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, एंड फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। और जब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तो हमेशा ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ड्राइविंग फोर्स 30 था तो 30 न्यूटन लिखेंगे, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो 30 न्यूटन का होगा। लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता कि 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 फ्रिक्शन फोर्स है ना। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट कर सकता है, ड्राइविंग फोर्स एडजस्ट नहीं करता है। तो दोनों को इक्वल होना है, तो ड्राइविंग फोर्स अपना 30 न्यूटन ही रहेगा, और जो फ्रिक्शन है वो एडजस्ट करके 60 से कम हो जाएगा और 30 लग रहा होगा, है ना। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 30 न्यूटन का होगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स। टू फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन first find the net driving force Fn, ठीक है। या इसको कहते हैं, एक नया सिंबल दे देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं Fd, ठीक है। ये हो गया ड्राइविंग फोर्स Fd। इफ Fd is less than or equal to maximum static friction, then object will not slide and friction will be static, and value of static friction will be Fs is equal to Fd, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये कह सकते हैं कि if driving force is greater than F maximum, then object will slide and friction will be kinetic, ठीक है। तो उस केस में जो कह सकते हैं, सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू F मैक्सिमम। जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा F मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ये कहना चाहिए कि अगर ऐसा होगा कि ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, तब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक 2 kg का ब्लॉक दिया गया है, इंक्लाइन प्लेन पर इसको रखा गया है, और जिस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है 0.6। हमें पता करना है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन
ब्लॉक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे आएगा 2G इसका वेट, इधर एक नॉर्मल फोर्स आएगा और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आना चाहिए इधर। ठीक है, तो जो 2G है इसका हम लोग पहले कंपोनेंट निकालेंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के पैरेलल। तो जो इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो 2G का एक कंपोनेंट आएगा इधर 2G cos 30 और इधर आएगा 2G sin 30। तो ये हो गया 10 न्यूटन और ये हो गया 10√3 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो नॉर्मल होगा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, तो उधर का इक्विलिब्रियम से देख सकते हैं कि जो n है उसका वैल्यू हो गया 10√3 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू F मैक्सिमम इज इक्वल टू μs इंटू एन। μs का वैल्यू 0.6 दिया गया है इंटू 10√3। ठीक, तो ये हो जाएगा 6√3। अच्छा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स। तो देखेंगे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है कि जनरली ड्राइविंग फोर्स हमेशा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल देखा जाता है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स जो है उसका डेफिनेशन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। नेट ड्राइविंग फोर्स होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज। वैसे सारे फोर्स का रिजल्टेंट देखना हो तो उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझे तो हम लोग कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो हमने पहले डिफिनीशन जो बताया ड्राइविंग फोर्स का, वो बताया कि सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट ले लेते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स का, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला हमें चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पैरेलल वाले फोर्सेज का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर पैरेलल के डायरेक्शन में देखें, यहाँ भी देखेंगे कि वैसे भी ये n और ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो पैरेलल प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो इसके पैरेलल ही ड्राइविंग फोर्स देखना है। तो अब देखेंगे कि ड्राइविंग फोर्स एक ही है, ये है 10 न्यूटन का, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स छोड़ करके हमें देखना है। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स ये हो गया कितना, 10 न्यूटन का। और ये जो आया है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आया है वो 10 से ज़्यादा है ना। तो हमने कहा था कि if FD is less than or equal to F maximum, then block will not slide, है ना। और यहाँ पर वैसा ही है, ये जो 10 न्यूटन आया है वो 6√3 से छोटा है। ठीक है, ये 10 न्यूटन छोटा है 6√3 से। इसको 6 × 1.732 देख सकते हैं कि ये टूट आएगा, ये ग्रेटर देन 10 न्यूटन आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स छोटा है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा,
यानी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लग रहा होगा, ना कि 6√3, है ना। तो इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमने दो तरह के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। एक पढ़ा म्यू के, जिसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक दूसरा कोएफिशिएंट होता है म्यू एस, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो इन जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो है वो बड़ा होता है काइनेटिक वाले से। इन जनरल म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ऐसा इसलिए होता है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, रिलेटिव मोशन हो जाता है, तो थोड़ा सा सेपरेशन जो है सरफेसेज के बीच में बढ़ जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण से ये म्यू के जो है छोटा हो जाता है म्यू एस से, है ना। तो अगर इसको ऐसे समझा जाए कि हमेशा ऐसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बड़ा होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो स्टैटिक वाला है कि काइनेटिक वाला है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस म्यू को दोनों तरह जैसे यूज कर सकते हैं, यानी म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के मान लेते हैं। इफ इट इज not specified in the question that the given mu the given mu is mu s और mu k। मतलब क्वेश्चन में ये हमें नहीं बताया जाए कि जो दिया हुआ म्यू है वो म्यू एस है या म्यू के है, देन वी कैन यूज गिवन म्यू both as mu s and mu k. So mu will be equal to mu s is equal to mu k। ठीक। अच्छा, लेकिन जब मेंशन किया गया हो तो इसको ऐसे समझा जाए कि अपने पास एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, और इस पर हम लोग एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स अगर हम लोग इधर लगाएं, इधर ड्राइविंग फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा करते हैं कि ये वाई एक्सिस पर रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स और एक्स एक्सिस पर रखते हैं ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडेंट होता है ना। तो जब तक ये स्लाइड नहीं करता तब तक हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जो ड्राइविंग फोर्स है
और फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है वो आता है म्यू एस इंटू एन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब ड्राइविंग फोर्स को थोड़ा भी बढ़ाने से ये जो है ये ऐसे आ जाता है, नीचे आ जाता है और अचानक ये स्लाइड कर जाता है। तो जो स्लाइड करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है। तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इंटू एन। ठीक, तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स और ड्राइविंग फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये एंगल होगा 45 डिग्री जब तक ये स्लाइड नहीं करता है। ये वाला केस जो है यहाँ तक ये स्लाइडिंग वाला केस, स्लाइड होने से पहले का केस है। तो तब तक क्या होता है कि फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इक्वल होते हैं। इधर जो है फ्रिक्शन फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg placed on rough horizontal surface, it does not slide when driving force is less than 30 Newton in horizontal direction। ठीक है, also it is found that it takes 5 seconds to slide through first 10 meter when horizontal force of 30 Newton is applied after gently pushing the body। ठीक, find mu s and mu k if g is equal to 10 meter per second square। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ना, और ये कहा गया कि जब तक ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन से छोटा रहता है तो ये स्लाइड नहीं करता, यानी 30 न्यूटन पर स्लाइड करता होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल ड्राइविंग फोर्स दिया गया है 30 न्यूटन, है ना। हॉरिजॉन्टल ड्राइविंग फोर्स
जब 30 न्यूटन होता है तब ये स्लाइड करता है, यानी यहाँ पर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसको लिखेंगे म्यू एस इंटू एन। चूँकि मास इसका 5 kg है तो नीचे वेट आएगा 5g और एक नॉर्मल आएगा n। अब n का वैल्यू भी mg यानी कि 5g के इक्वल होगा। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस n इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। जो म्यू एस है इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, n का वैल्यू है 5g इज इक्वल टू 30, यानी जो म्यू एस है उसका वैल्यू हो गया 0.6 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर कहा गया कि हल्का सा पुश करने पर ये चलना शुरू कर देता है, तो 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से 10 मीटर ट्रैवल करने में 5 सेकंड लेता है। तो अगर ऐसे समझें कि 10 मीटर ट्रैवल करने में 5 सेकंड लेता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 0 पर, तो 10 मीटर चलने में वो 5 सेकंड लेता है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो s का वैल्यू है 10, u तो 0 है, तो हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा कितना, 4/5, यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जब इतना आया तो इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, है ना। 30 न्यूटन का फोर्स लगने से इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन, और फिर जब चूंकि चल रहा है एक्सेलरेशन आ गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए म्यू के इंटू एन, और एक्सेलरेशन है a। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ये 5 kg का ब्लॉक है तो नीचे 5g, ऊपर नॉर्मल होगा, यह भी 5g होगा। ठीक, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 30 माइनस म्यू के इंटू एन का वैल्यू 5g आया है तो 5g रख देते हैं, इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 0.8। ठीक है, तो इसमें से म्यू के का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा कि 34 इज इक्वल टू म्यू के इंटू 50, यानी ये हो जाएगा म्यू के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 माइनस 4, तो 34 ये नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, ये हो जाएगा 26, है ना। तो 5 इंटू एक्सेलरेशन था 0.8, तो इधर आएगा 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 50 इंटू म्यू के। तो म्यू के का वैल्यू हो जाएगा 26/50। ठीक है, तो इससे तो ये प्रूफ हुआ कि जो म्यू के है, म्यू के का वैल्यू आ गया, यहाँ पर बॉक्स बना करके लिख लेते हैं, म्यू के इज इक्वल टू 26/50 का मतलब हो गया 52/100, यानी 0.52। ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, 0.6। तो यहाँ भी देखेंगे कि म्यू एस जो आया है
वो म्यू के से बड़ा आया है।